नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मायावती की। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 3 चरणों को पूरा कर चुका है और चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होने वाला है, बीच मझधार यानी 3 चरण हो चुके हैं और 4 चरण बाकी हैं। बीच मझधार में अचानक मायावती को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में वो दल लगे हैं जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ना ही उन्होंने जो जनता से वादा किया उसको पूरा किया। विस्तार से बात करते हैं। मायावती को लेके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक ट्वीट किया था 2-3 दिन पहले। उस ट्वीट में उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से एक अपील की कि वो बहुजन समाज पार्टी को वोट न दें। इसकी वजह उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट अब भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय सिंह ने लिखा कि जो हाथी है उसकी सूंड में कमल फंसा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह अब यही हो गया है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मायावती को विलन के रूप में साबित करने की कोशिश की और इसमें जो उनके लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों या दूसरे, वो आगे बढ़कर आने लगे। उन लोगों ने तमाम अपने समाचार वीडियोस में ये कहना शुरू किया कि अब बहुजन समाज पार्टी का घर भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अचानक मायावती को ये विलेन बनाने की कोशिश क्यों हुई और क्या ज़रूरत आ पड़ी? असल में 3 चरणों के चुनाव लोकसभा में हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले जो इंडिया गठबंधन था, यानी जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी जिसका हिस्सा है, उसने बहुत प्रयास किया कि मायावती को उस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन मायावती ने उस गठबंधन का हिस्सा बनने से मना किया और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने दल पे ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बांटने शुरू किए और चुनावी लड़ाई शुरू की। जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव का पहला, दूसरा और तीसरा चरण हुआ, विरोधी नेताओं को ये समझ आ गया कि मायावती के जो वोटर हैं, खास तौर से दलित और मुस्लिम, वो उनके साथ हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को भी। भले ही मायावती वहाँ से सीटें न निकाल पा रही हों, लेकिन वो जो खेल है भाजपा और विपक्ष का, उस दोनों को चोट पहुँचा रही हैं। विपक्ष को ये भी लग गया कि उनकी ताकत भी ऐसी है कि जिसमें लोकसभा चुनाव में हार निश्चित है। अब लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, तो इसके लिए मायावती को चुन लिया गया है। असल में मायावती इसलिए सबसे आसान पड़ जाती हैं क्योंकि वो मीडिया से बात नहीं करती और मीडिया उनके बारे में इधर उधर से अपनी थ्योरी गढ़ने लगती है। इस थ्योरी को तब और बल मिलता है जब दलित समाज के लोग, खास तौर से दलित चिंतक, भी उन्हीं मीडिया के राह पर चल निकलते हैं और मायावती के खिलाफ बोलते हैं। आम धारणा है कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बांटती नहीं बल्कि टिकट बेचती है और किसी दल के बारे में ये नहीं सुना जाता। ये एक ठप्पा मायावती के ऊपर है, लेकिन क्या किसी भी दल में बिना पैसे के टिकट मिलता है? इसका सवाल किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, अभी विपक्ष बड़ी तेजी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है चंदा और उसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी मिला है। अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई चंदा नहीं लिया है। लेकिन जो मायावती के आलोचक हैं वो इन विषयों पर बात नहीं करते। उनको लगता है कि इससे उनकी साख बढ़ेगी। अब आते हैं कि आखिर ये विलन बनाने की कोशिश क्यों की गई और किस तरह इसको अमली जामा पहनाया गया। असल में हर दल की अपनी एक चुनावी रणनीति होती है और वो अपने चुनावी रणनीति के हिसाब से ही दल की तैयारी करता है। मायावती ने भी बहुत सारे टिकट बांटे और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा उनको लगा कि कहीं पर कोई प्रत्याशी कमज़ोर है तो उसको बदला। अब ये प्रत्याशी बदलने की बात अकेले मायावती ने नहीं की। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 10 से 12 टिकट बदले हैं और एक टिकट
एक जगह पर 2 से 3 बार तक उन्होंने अपने टिकट बदले, अपने परिवार के भी टिकट बदले, परिवार के ही 5 लोगों को टिकट दिया। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली से उम्मीदवार बनाया। जब इस पे सवाल हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि ये उसकी एक रणनीति है। अब अगर कांग्रेस टिकट बदलती है, समाजवादी पार्टी टिकट बदलती है, तो वो उनकी चुनावी रणनीति है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी टिकट बदलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और उसके दबाव में कर रही है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक ही पैमाना 2 तरीके से देखा जा रहा है। अभी समाजवादी पार्टी ने बीच चुनाव में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नरेश उत्तम की जगह उन्होंने श्यामलाल पाल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन किसी ने भी इस बात की चर्चा नहीं की कि अचानक बीच चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। नरेश उत्तम पहले से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जब उनका नाम डिक्लेयर किया गया था उसी समय प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बदला गया। लेकिन मायावती ने जब आकाश आनंद को, जो उनके भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटाया, तब उन पे सवाल हुआ और ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही हैं, क्योंकि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल दिया था। आकाश आनंद ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, उनके खिलाफ भी बोला। उन्होंने और भी मीडिया हाउस में तमाम तरीके की बात की, दलित चिंतन की बात की, चुनावी रणनीति की बात की और मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा वो आगे बढ़े। बहुजन समाज पार्टी का एक कल्चर है कि वहाँ पे मीडिया से दूरी बनाई जाती है और कोई भी नेता मीडिया के साथ खुलकर बातचीत नहीं करता। आकाश आनंद के लिए भी इस तरीके के प्रतिबंध थे, लेकिन चूँकि वो मायावती के भतीजे हैं, उनको लगा कि वो इन प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने इन प्रतिबंधों को तोड़ने का काम किया। आकाश आनंद को जब जिम्मेदारी दी गई थी तो साफ तौर पे कहा गया था कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी देश में बहुजन समाज पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बावजूद इसके जब लोकसभा के चुनाव आए तो आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में रैलियां करनी शुरू की और इस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। वो एक तरीके से ऐसा था जो बहुजन समाज पार्टी को असहज कर रहा था। खासतौर से जब उन्होंने राम मंदिर की बात करते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो वो वहाँ मौजूद रहेंगे। आमतौर पे बहुजन समाज पार्टी इस तरीके के मुद्दों पर मौन रहती है या अपने विचार व्यक्त नहीं करती, लेकिन आकाश आनंद लगातार बोल रहे थे। उसके बाद जब उनको रैलियां करने से मना किया गया तो वो दिल्ली और नोएडा के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के साथ बातचीत करने लगे और अपने इंटरव्यूज़ देने लगे। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मना करने के बाद भी नेता वो करे, लेकिन चूंकि आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, बहुजन समाज पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं, लिहाजा उनको लगा कि उनका हक ज़्यादा है और वो ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन मायावती हैं, उन्होंने यहाँ पर परिवारवाद को नहीं देखा और आकाश आनंद के साथ वही किया जो दूसरे नेताओं के साथ कर सकती थी। अब आकाश आनंद को जब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, उस समय उन पर आरोप लगा था कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। आज जब आकाश आनंद को हटाया तो उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा किया है। मायावती ने जौनपुर, बस्ती और बलिया जैसे कई लोकसभा सीटों को अभी बदला, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मदद देने के लिए ये काम किया है। जब मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो वो जो भी करेंगी अपने दल के लिए करेंगी और अपने दल के लिए करना उनको ज़रूरी है। असल में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें मायावती को पता है कि उनकी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी हैं। उनकी तैयारी विधानसभा चुनाव 2027 को लेके है। ऐसे में मायावती अपने मूल काडर की तरफ लौट रही हैं।
मूल काडर के जो नेता हैं उनको टिकट दे रही हैं और उनकी जो तैयारी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में वो नंबर 2 हैसियत हासिल कर लें, जिससे विधानसभा चुनाव में उनको लाभ मिलेगा। मायावती के पास आज भी 13 से 14% उनका अपना वोट बैंक है और अब वो जिस तरीके से अपने काडर पे वापस जा रही हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि तमाम पुराने नेता बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं विधानसभा चुनाव के पहले। विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की जो रणनीति है वो भी विपक्ष को डरा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि मायावती का असली मुकाबला विधानसभा चुनाव में ही होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है कि उनको एक भी सीट उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने नहीं दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को बिना मांगे उत्तर प्रदेश में एक सीट लोकसभा चुनाव के लिए दी गई है। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रही है। संजय सिंह जो विधानसभा चुनाव के समय 2022 में अखिलेश यादव के दाहिना हाथ होते थे, एक भी सीट उनकी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं आई। जब आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं मिला, तभी उसे समझ लेना चाहिए था कि उसकी राजनीतिक हालत क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने आई थी और भ्रष्टाचार में ही उसके 3 नेता जेल में हैं। खुद संजय सिंह जमानत पर हैं। भ्रष्टाचार में घिरी ऐसी पार्टी है जो संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन उसके नेता मुख्यमंत्री जेल में हैं और वो जेल से ही गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। अब संविधान के किस पन्ने में ये लिखा है कि जेल से रहकर मुख्यमंत्री राज्य चलाएगा? लेकिन ये बातें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी तरीके से सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मायावती जो अलग चुनाव लड़ रही हैं वो अपने टिकट क्यों और कैसे दे रही हैं, और मायावती को किसी भी तरीके से भाजपा की बी टीम साबित करो और जो चुनावी हार हो उसका ठीकरा मायावती के सर फोड़ दो। मायावती विपक्ष में है, विरोधी दल हैं, उनकी रणनीति अपने हिसाब से वो बनाएंगी। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से पूछकर अपनी रणनीति नहीं बनाएंगी। उनको रोकना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता नया नहीं है और कोई इसमें बंद आंखों से कुछ नहीं है। 1995, 1997 और 2002 3 बार बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री मायावती जब बनी तो उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके रिश्ते कोई ढके छुपे नहीं हैं जिसमें चोरी करने की ज़रूरत है। सबको पता है कि उनके क्या रिश्ते हैं। इसके बाद भी मायावती अपनी राजनीति अलग करती हैं और जिस तरीके से बहुजन समाज को लाभ पहुंचता है उसकी वो राजनीति करती हैं। यही वजह है कि बहुत ख़राब हालत के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी और मायावती के पास उनका 13% वोट बैंक है और यही वोट बैंक है जो दूसरी आंखों में खटक रहा है। के सामने विरोधी दल मायावती को विलन साबित करना चाहते हैं, जिससे दलित और मुस्लिम जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 चरणों में बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया, अब वो बहुजन समाज पार्टी से दूर हो जाएं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज है उस तक मायावती की पूरा संदेश है और उसे पता है, उसे भरोसा है कि बहन मायावती जो भी करेंगी वो बहुजन समाज के हित में करेंगी। उनको विलन साबित करना आसान नहीं है। हाँ, ये बात और है कि मायावती विलन साबित हो या ना हो, लेकिन जो इंडिया गठबंधन वादा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मिशन 80 पूरा नहीं करने देगा, वो खतरे में है। गठबंधन अगर अपने दलों पर ध्यान दे तो शायद वो बेहतर चुनाव लड़ सकता है। मायावती को विलन साबित करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे मायावती चर्चा में है और बहुजन समाज उनके पक्ष में एकजुट होकर खड़ा होगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।